नमस्कार, मैं सारिका तिवारी पढ़ाई से लड़ाई चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने 4.3 का प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल लेकर। क्या है हमारा सवाल नंबर 3 का पहला? x ऋण 1/x बराबर 3। हमें इस सवाल के मूल ज्ञात करने हैं। इसमें हमें शर्त दी है x बराबर नहीं हो 0 के। इसका मतलब है कि यदि x बराबर 0 ले लेंगे तो ये समीकरण रहेगा ही नहीं, इसलिए इसमें दिया है कि x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब सवाल हल करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। अभी हमें ये द्विघात समीकरण जैसा नहीं दिख रहा है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम इस समीकरण को पहले तो एक बार उतार लें। x - 1/x बराबर 3 हमने उतार लिया। अब इसे द्विघात समीकरण बनाने के लिए आप देखेंगे नीचे x दिख रहा है। हमें इस नीचे जो x दिया है इसे हटाना है। इस x को हटाने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा कर देंगे। तो हम इसे लिख देंगे, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर। कहाँ कर रहे हैं हम गुणा? समीकरण में, समीकरण के दोनों पक्षों में, है ना। समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर। ठीक है, x से गुणा करेंगे तो देखिए, जब हम चर का चर में गुणा करते हैं तो जो उसकी घात होती है 2x होगा। x और x मिलके वो जो 2 है वो ऊपर घात के रूप में लगेगा, तो x की घात 2 आ गया। जब हमने x का गुणा किया, x और x मिलके x की घात 2 ऋण। अब यहाँ x का गुणा करेंगे एक में तो x नीचे भी और x ऊपर भी। जब समान चर या अचर हो तो वो आपस में कट जाते हैं, तो यह x कट गया तो यहाँ पर 1 बचा बराबर। जब हम इस 3 में x का गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3x का पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने से चिन्ह बदलते हैं, और आपको मालूम है कि जब भी हम किसी अंक का चर या चर का पक्षांतर करते हैं तो जो हमारा चर होता है उसको घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? x की घात 2, ये पक्षांतर हम x का कर रहे हैं तो ये ऋण 3x। ऋण क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर धन है तो यहाँ आके ऋण हो गया पक्षांतर करने से। ऋण 1 को हमने थोड़ा पीछे कर दिया, बराबर से 3x चला गया तो यहाँ पर 0 बचा। अब हम इस समीकरण की, द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करेंगे। मानक रूप क्या है हमारा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, या ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। इससे हम तुलना करें। तुलना हम a, b, c के मान लिखने के लिए करते हैं। हमने तुलना करी तो a हमें क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 है। देखो x की घात 2 के गुणांक में कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं रहता है वहां 1 रहता है। a बराबर 1, b बराबर ऋण 3, ये b, और c बराबर है हमारा ऋण 1। इस प्रकार हमारे a, b और c के मान आ गए। वैसे तो अब ये द्विघात समीकरण है। हम द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्व वाले वीडियो में 3 विधियां पढ़ चुके हैं, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। पर सूत्र विधि सरल भी है और परीक्षा में आती भी है, इसलिए हम इस सवाल को सूत्र विधि से हल करेंगे। आप चाहें तो इसको तीनों विधियों से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सूत्र विधि ले रहे हैं। क्या है सूत्र विधि? क्योंकि हमारा जो सवाल है वो चर x में है, इसलिए हम x बराबर लेंगे। जिस भी चर में हमारा सवाल होगा हम सूत्र में उस चर को रखेंगे। तो हमने ये लिखा x बराबर ऋण b धन ऋण b की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a। ये हमारा क्या हो गया है? सूत्र हो गया है। क्या है? x बराबर ऋण b धन ऋण करनी b की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a। अब देखिए a, b, c के मान हमने लिखे हैं तो जल्दी जल्दी हम सूत्र में मान को रख देते हैं। x बराबर ऋण b का मान है ऋण 3 धन ऋण b की घात 2 यानी ऋण 3 की घात 2, क्योंकि हमारा b क्या है? ऋण 3, फिर ऋण 4 गुणित a का मान क्या है हमारा? देखिए 1, हम यहाँ पर 1 रख देंगे, गुणित c का मान ऋण 1 है, हमने रख दिया। 2 गुणित a का मान आपका कितना है? 1, ये हमने रख दिया। फिर से देख लेंगे एक बार। x बराबर ऋण b धन ऋण करनी में b की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a, ये हमारा सूत्र था। इसमें हमने a, b, c के मान जो पहले से ही लिख के रखे हमने इसमें रख दिए।
तो ये हमारे मान रखा गए। अब हम इन मानों को हल कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। x बराबर ऋण और ऋण, ऋण का ऋण से गुणा हुआ तो धन बन गया, धन को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये 3 आ गया। धन ऋण, जब हम ऋण 3 का वर्ग करेंगे, आपको मैंने पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि जब हमारी घात सम संख्या में होती है तो ऋण का चिन्ह नहीं आता। देखिए यहाँ पर ऋण है और घात सम संख्या में 2 सम संख्या है तो ऋण नहीं आएगा। 3 की घात 2 को सॉल्व करेंगे या हल करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 3 तिरका 9। अब ये देखिए ऋण बाहर और ऋण अंदर, ऋण का ऋण से गुणा हुआ तो धन बन गया, 4 एकम 4 और 4 का 1 से गुणा किया तो फिर से 4 आ गया और नीचे 2 एकम 2। x बराबर 3, धन ऋण 9 और 4 को जोड़ेंगे तो करनी में कितना जाएगा 13 बटे ये 2, ये हमारा आ गया। इस 2 को मैं यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, ये 2 आ गया। अब आपको मालूम है कि सूत्र विधि में हम एक बार धन चिन्ह लेते हैं और एक बार ऋण चिन्ह, तो हम ले लें धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो हमने धन चिन्ह लिया, x बराबर 3 धन करनी 13 बटे 2, एक मूल हमारा क्या आ गया है x धन करनी 13 बटे 2, है ना। x बराबर 3 धन करनी 13 बटे 2, ये हमारा एक मूल आया। दूसरा मूल ऋण चिन्ह लेने पर आएगा, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो हमारा क्या जाएगा x बराबर 3 ऋण करनी 13 बटे 2। इस प्रकार हमारे द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस सवाल को भी ले लिया। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 3 का दूसरा, 1 बटे x धन 4 ऋण 1 बटे x ऋण 7 बराबर 11 बटे 30। अभी ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है तो हम लघुत्तम लेके इसे द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो लघुत्तम लेने के लिए आप यहाँ पर देखिए, जब दोनों संख्याएं अलग अलग होती हैं तो हम दोनों का गुणा कर लेते हैं। जब दोनों संख्याएं अलग अलग होती है तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो हम ये लंबी लाइन खींचेंगे, ये दोनों देखिए x धन 4 और x ऋण 7 अलग अलग हैं, हम इन दोनों को गुणे के रूप में ले लेंगे। x धन 4 और x ऋण 7 दोनों को ले लिया। आपको मालूम है जब लघुत्तम लेते हैं तो हर का पूरे लघुत्तम से भाग देते हैं। तो देखिए x धन 4 का x धन 4 इसमें भाग देंगे तो ये 4 से ये x धन 4 से x धन 4 कट गया, क्या बचेगा x ऋण 7। सीधा सा कहने का मतलब है हम लघुत्तम लेंगे तो दोनों को हमने यहाँ दोनों व्यंजक को ऐसा साथ में गुणे के रूप में रख दिया, इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो x ऋण 7 को हम यहाँ तिर्यक गुणा से इधर ऊपर लिख देंगे और x धन 4 को इस साइड लिख देंगे। बाकी जिन बच्चों को लघुत्तम लेना आता है वो तो आसानी से इसको हल कर लेंगे, क्योंकि लघुत्तम लेने में हम क्या करते हैं, हर को, ये जो पूरा लघुत्तम आया इसको हम ये हर से भाग देंगे, जो बचा हुआ है जो बचता है उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। इधर जब भाग दे रहे हैं तो x ऋण 7 बच रहा है, x ऋण 7 का 1 से गुणा करेंगे तो x ऋण 7 आ जाएगा। यहाँ पर हम गुणा करेंगे, देखो यहाँ से लघुत्तम को हल करेंगे तो x ऋण 7 से x ऋण 7 कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास x धन 4, और इस x धन 4 का हम 1 से गुणा करके ऊपर लिख देंगे। पर जिन बच्चों को यदि लघुत्तम लेते हुए हल करते ना आए तो वो जल्दी से सरल रूप में क्या करेंगे, दोनों चरों को हमने गुणे के रूप में रखा, इस वाले चर को इधर रख दिया, इस वाले चर को इधर रख दिया, पर जो बीच में ऋण का निशान है इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको ऐसा ही रखना है। तो हम अब आगे देखते हैं क्या आएगा। देखिए x ऋण 7 यहाँ आ गया, ये लिख दिया हमने x ऋण 7, ये बीच में ऋण x धन 4 यहाँ जाएगा x धन 4, ये हमने लिख दिया, बराबर से 11 बटे 30। अभी हमें इस 11 बटे 30 का कुछ नहीं करना है। अब हम इसको हल करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x ऋण 7, ऋण का अंदर गुणा होता है तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जब भी हम ऋण बाहर होता है और ऋण गुणे के रूप में हो तो अंदर के चिन्ह, कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये धन है इधर, तो धन का हमने कोष्टक खोले तो ये x ऋण 7 लिखाया, ऋण x और ये भी ऋण और धन मिलके ऋण बन गया 4 बटे, अब देखिए हम इनको भी कोष्टक खोल के आपस में गुणा करेंगे। इस x का इस x में करूंगी
तो x और x मिलकर x की घात 2। देखिए x और x का गुणा हुआ x की घात 2, x का 7 से गुणा हुआ तो आगे ऋण चिन्ह है तो ऋण, और x का 7 से गुणा हुआ तो 7x। इस x का इस पूरे कोष्टक में हो चुका है। अब हम धन 4 का करेंगे। तो देखिए धन है तो धन 4 का x से करेंगे तो 4x, और धन का ऋण से होगा तो ऋण, और संख्या का हुआ 4 सत्ते 28। इस अभी हम ये 11/30 का कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला हम हल करते हैं तो क्या आएगा, देखिए x यहाँ पर धन में है और यहाँ पर x ऋण में है। x से x क्या हुआ, कट गया। ये ऋण 7 और ऋण 4 समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो ऋण 7 और ऋण 4 मिलके ऋण 11 बटे ये x की घात 2। यहाँ भी देखिए ऋण 7x और धन 4x, यदि चर समान x यहाँ भी है x यहाँ भी, तो जो उनके आगे के गुणांक हैं जुड़ रहे हो तो जोड़ देंगे, घट रहे हो तो घटा देंगे। ऋण 7 से ये 4 जाएगा तो ऋण 3x आ गया। घट दोनों देखो असमान चिन्ह थे तो घट गए, तो हमने 7 में से 4 घटाया 3 आया, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है तो ये ऋण लिख दिया हमने। तो ये इन दोनों से मिलके क्या बन गया, ऋण 3x। ऋण 28 बराबर से 11, ये 30। अब देखेंगे आप गुणे के रूप में, ये इस साइड है, इस साइड यहाँ भी 11 है। हम चाहें तो ये 11 को 11 से यहीं की यहीं काट सकते हैं। यदि हम 11 को यहाँ बट्टे में ले आए गुणे के रूप में तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या मैंने आपको बताया हमें कुछ भी काम करना हो तो हम दोनों पक्षों में एक साथ कर सकते हैं। देखिए ऊपर 11 इधर भी और इधर भी 11 है। इस 11 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 11 से भाग दे देते हैं। पर हम अब बड़ी कक्षा में तो हमें हर छोटी से छोटी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमने ये 11 से, देखो 11 से दोनों पक्षों में भाग दिया, तो यहाँ भाग देंगे तो 11 से 11 कट के 1 आ गया। यहाँ भी भाग दिया तो 11 से 11 कट के क्या आ गया, 1। तो हमने ये लिख दिया 1 और ये लिख दिया 1। अब हमारा समीकरण क्या बन गया, ऋण 1, ये ऊपर ऋण 1 बटे x की घात 2 ऋण 3x ऋण 28 बराबर 1/30। अब हम त्रियक गुणा कर लें। आता है ना बच्चों आपको त्रियक गुणा? त्रियक गुणा ऐसा, 30 का गुणा यहाँ, ये 30 का गुणा 1 में हो जाएगा, और इस पूरे समीकरण का गुणा 1 से। आपको पता है 1 से गुणा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही की वही संख्या लिखा जाती है। तो हम x की घात 2 का इस 1 से गुणा कर रहे हैं इस पूरे व्यंजक का, तो क्या आएगा, x की घात 2 ऋण 3x ऋण 28 बराबर, और ये 30 का गुणा होगा ऋण 1 से तो ऋण 30 एकम 30 आ गया। अब हम ऋण 30 का क्या कर लें, पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए आप, x की घात 2 ऋण 3x ऋण 28, और जब 30 इस साइड आया तो धन 30 बराबर से 0। ये हमारे पास व्यंजक आ गया। 28 में से 30 क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ऋण और धन है, जब असमान चिन्ह होते हैं तो घट जाता है। तो हमारा ये व्यंजक क्या बन जाएगा, x की घात 2 ऋण 3x, 30 में से 28 जाएंगे तो 2 बचे। बड़ी संख्या 30 की है जो कि बड़ी संख्या है ना, और उसके सामने चिन्ह कौन सा है, धन। तो हमको पता है कि जब भी हम घटाते या जोड़ते हैं तो जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या हमारी का है कि ये धन की, तो धन आ गया। 30 में से 28 गए तो ये 2 बराबर से 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है, ठीक है। इसे हम सूत्र विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। क्या होती है गुणनखंड विधि, हम गुणांक a और c का गुणा करते हैं। यहाँ पर a कुछ नहीं है तो 1 है, और c कितना है 2। 2 से 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2 आया। अब 2 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच का 3 आए। तो हम 2 के क्या गुणनखंड कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 और 1, 2 और 1 को जोड़े तो 3 आ रहा है जो कि हमारा b है। तो हम गुणनखंड 2 के गुणा a और c का गुणा किया तो 2 आया। ये देखिए 1 और 2, 2 एकम 2, 2 का गुणा किया a और c का गुणा किया तो 2 आया। 2 के गुणनखंड किए 2 एकम 2, और 2 और 1 को जोड़ने पर ये b आ रहा है, यानी 3। b हमारा क्या है, 3 आ रहा है। जोड़ने के लिए समान चिन्ह चाहिए रहते हैं,
तो समान चिन्ह या तो हम ऋण के लेते हैं या धन के लेते हैं। अब हम कौन सा लें, हमारे पास प्रश्न उठता है कि हम कौन सा चिन्ह लें। इस बात का उत्तर हमें ये बी देगा। बी के आगे जो भी चिन्ह होगा हम दोनों संख्याओं में वो वाला चिन्ह ले लेंगे। बी के आगे कौन सा चिन्ह है, ऋण का, तो हम दोनों संख्याओं में ऋण का चिन्ह ले लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, x की घात 2। अब ये 3 की जगह हम 2 और 1 लेंगे। हम लिखेंगे ऋण 2x ऋण 1x धन 2 बराबर से 0। ये हमारे पास दो गुणनखंड के रूप में आ जाएंगे। देखिए एक ये और एक ये, हम इसके दो जोड़े बना लिए हमने। इनको हमको जो हमारा ये व्यंजक आया इसे हमें दो गुणनखंड के रूप में बदलना है, तो हमने इसके 2 जोड़े बना लिए। 2 जोड़े हम क्यों बनाते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इसमें से उभयनिष्ठ लेने के लिए 2 जोड़े बनाते हैं। तो देखिए पहले जोड़े में से x आ रहा है उभयनिष्ठ, हमने x को बाहर निकाला, 2x थे, 1 निकल गया तो 1 बचा, ऋण x बाहर निकल गया तो 2 बचा। ये वाला काम हो गया इसका। अब आगे बढ़े, ये ऋण, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखता वहाँ से 1 निकलता है, ये हमने 1 निकाला। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या है, x, धन में से ऋण निकल जाता है तो ऋण बचता है। आपको पता है कि जब भी बाहर ऋण हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो अभी हमारा बाहर ऋण अंदर धन, ये चिन्ह बदल के ऋण आ गया। 2 का 2 बराबर से 0। अब देखिए आपको दोनों गुणनखंड में क्या दिख रहा है, x ऋण 2, हमने इसे बाहर निकाल लिया, x ऋण 2 को बाहर निकाला। अंदर क्या बचेगा, यहीं से शुरू करेंगे। ये यहाँ x दिखा, ये तो निकल चुका है, फिर ये ऋण, ये 1 और ये भी निकल चुका है, बराबर से 0। अब हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए, हम एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर ले लें। x ऋण 2 बराबर 0, कोष्टक खोल दें, x ऋण 2 बराबर 0, 2 का क्या कर दें, पक्षांतर, तो x बराबर 2 आ गया। ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे तो धन 2 आ गया। इसी प्रकार हम x ऋण 1 को 0 के बराबर ले लें, कोष्टक खोल लें, x ऋण 1 बराबर 0, ऋण 1 का पक्षांतर कर दें, तो x बराबर, पक्षांतर करने से चिन्ह बदला तो x बराबर 1 आ गया। इस प्रकार हमारा आंसर या उत्तर क्या है, 2 मूल, हमारे समीकरण के 2 मूल 2 और 1 हमारे आ गए हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 3 के दोनों प्रश्न हल कर लिए हैं। तो यदि आपको ये सवाल अच्छे लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।